पर्यावरण के ऐसा इशू है जिसमें जब तक कि संसार के हर एक प्राणी इससे नहीं जुड़ेगा तब तक ये नहीं सॉल्व होने वाली इशू है। ये इतनी विषम स्थिति है, ये इतना बड़ा इशू है कि दुनिया का प्रत्येक प्राणी इससे जब जुड़ेगा तभी ये सॉल्व हो पाएगा। इट इज़ एग्जिस्टेंशियल, यानी कि ये जीवन और मरण का इशू है। ये जो पर्यावरण में जो बदलाव आ रहा है वो इतना ज़्यादा भयंकर है कि इसमें जो अब देखिए क्या है कि प्रजातंत्र में, एक डेमोक्रेसी में ज़रूरत है कि मतलब जो भी कर्ता धर्ता हैं, जो भी कानून और नियम बनाने वाले हैं, वो ही चीज़ करेंगे एक प्रजातंत्र में जो जनता चाहती है। और जनता क्या चाहती है उसकी ओपिनियन आप शेप करते हैं। और आप जनता को, अगर आपका जो जर्नलिज्म है वो एविडेंस बेस्ड हो, साक्ष्य पर आधारित हो, तो आप एक बहुत बड़ी पब्लिक ओपिनियन शेप कर सकते हैं, बहुत ही बड़ा एक क्लाइमेट ऑफ ओपिनियन बना सकते हैं कि ये मुद्दा ऐसा है जिससे आप लोगों को जागरूक करना एक चीज़ है, लेकिन जागरूक करने के बाद उनको एक एनवायरमेंटल कैंपेनर्स बनाना है, उनको एक क्रांतिवादी बनाना है पर्यावरण के सुधार के लिए। तो वो काम आप कर सकते हैं। तो मेरा ये कहना है कि अभी कुछ लोग जो ऐसे, जिनको हम सोचते होंगे कि ये लोग क्या कर पाएंगे, जैसे 14 साल की एक लड़की स्वीडन में, ग्रेटा थनबर्ग, उसने फ्राइडेज फॉर फ्यूचर के नाम से वो अपने देश की पार्लियामेंट की जो बिल्डिंग है उसके सामने बैठ जाती थी। तो कई लोगों ने देखा कई महीनों तक एक लड़की हर फ्राइडे को यहाँ पर बैठी मिलती है। तो कुछ लोगों ने पूछना शुरू किया कि भाई आप यहाँ पर क्यों बैठती हो? तो उसने कहा कि मुझे अच्छा नहीं लग रहा है कि जो पर्यावरण इतना बदल रहा है, मुझे रात में नींद नहीं आती है। मैं जब देखती हूँ कि पोलर बेयर्स जो हैं वो जिस आइस शीट पे बैठे हैं वो मेल्ट हो रही है और उनके हैबिटेट्स खत्म हो रहे हैं, तो उनका अस्तित्व ही नहीं रहेगा। तो ये सोच करके मेरे को सपने आते हैं और मेरे को नींद नहीं आती है और मुझे बहुत ही मेंटल जो है वो प्रॉब्लम्स हैं ये क्लाइमेट चेंज को देख के। और मुझे लगता है कि मेरी पार्लियामेंट कुछ नहीं कर रही है। मुझे बताया गया मेरे पेरेंट्स ने कि पार्लियामेंट लॉज बनाती है और लॉज को फिर वो इम्प्लीमेंट कराती है ब्यूरोक्रेसी के जरिए, लेकिन मैं तो कोई एक्शन नहीं देख रही हूँ। तो धीरे धीरे करके जब ये न्यूज़ जर्नलिस्ट ने फैलाई कि ये लड़की यहाँ बैठी हुई है, ये कर रही है, तो और जो युवा हैं उसके उम्र के, उससे थोड़े छोटे, उससे थोड़े बड़े, वो कहते हैं ना इलेक्ट्रिफाइड हो गए। उनको ये इस बात की अहमियत स्वयं समझने आने लगी कि ये पर्यावरण में जो बदलाव हो रहा है ये हमें सबसे ज़्यादा प्रभावित करेगा, क्योंकि हमें सबसे ज़्यादा जिंदगी अभी इस प्लैनेट पर जीनी है। इस पृथ्वी पर हमें सबसे ज़्यादा, जो अडल्ट्स हैं वो तो यहाँ कम साल रहेंगे, वो तो जितनी बर्बादी करके जाएंगे वो चले जाएंगे, लेकिन रहना तो हमें है यहाँ पर। तो हमारे लिए पूरा पर्यावरण ही नष्ट कर देंगे तो हमारे लिए क्या बचा रह जाएगा। तो युवा जो है पूरी दुनिया में वो इस बात से गैल्वेनाइज हो गए, इस बात से क्रांतिकारी कई युवा बन गए कई देशों में। एक 14 साल की लड़की ने ये किया और वो आपके माध्यम से किया, जर्नलिस्ट पत्रकारों के माध्यम से किया। तो मुझे लगता है कि आपका जो रोल है ये पर्यावरण को बचाने में, अच्छा ये बहुत अहम है। अच्छा हीरालाल जी एक बार एक इवेंट में आए थे तो आपने एक चीज़ बोली सर जो मुझे बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट लगी। आपने कहा कि हम लोग अक्सर कहते हैं हम पर्यावरण को बचाने के लिए काम कर रहे हैं, तो आपने कहा कि पर्यावरण को नहीं बचाइए, प्लीज अपने आप को बचाइए, क्योंकि पर्यावरण जो है उसको इतनी जरूरत नहीं है अपने आप को बचाने की। आपको जरूरत है कि पर्यावरण बदलाव से आप अपने आप को बचा पाए, है ना। आपकी जिंदगियां जो है वो एट स्टेक हैं। आपकी सांस जो आप ले रहे हैं वो अगर बेहद प्रदूषित है, बेहद ज्यादा उसके अंदर कार्बन डाइऑक्साइड है, बेहद उसके अंदर ज्यादा पार्टिकुलेट मैटर है और ज्यादा जो प्लास्टिक मैटर भी आता जा रहा है, तो किसको बचाने की जरूरत है? पर्यावरण को बचाने की जरूरत है, क्या आपको बचाने की जरूरत है? तो ये मेरे को बहुत ही एक पावरफुल चीज लगी, एक ये नजरिया, एक ये सोच का ढंग कि ये औरों के लिए नहीं करिए,
आप किसी के ऊपर परोपकार नहीं करिए, आप अपने ऊपर उपकार कर लीजिए। तो ये मेरे को बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट लगा। एक फिलीपींस में ये आई थिंक 1990 की बात है, एक 42 बच्चों ने मिल करके एक केस किया, लीगल केस, एक कोर्ट केस। उन्होंने वहाँ के जो एनवायरनमेंट के सेक्रेटरी थे, उनका नाम था मिस्टर फैक्टोरन। तो सेक्रेटरी फैक्टोरन वर्सेस माइनर्स अपोजा, मतलब जो बच्चे थे जो ऑपोजिशन में थे। तो इस केस का नाम था माइनर्स अपोजा वर्सेस सेक्रेटरी फैक्टोरन। और इसमें जब बच्चों ने केस लाए कि वहां पर क्या था कि वो जो पेड़ होते हैं उनको काटने का लाइसेंस दिया जाता है गवर्नमेंट द्वारा किन्हीं फर्म्स को जो अप्लाई करते हैं। तो गवर्नमेंट ने काफी सारे लाइसेंसेस दिए हुए थे पेड़ों को काटने के लिए। तो ये बच्चे जो हैं 42 बच्चे, ये इकट्ठे जाकर के कोर्ट में इन्होंने एक केस किया अपनी गवर्नमेंट के खिलाफ कि ये हमारा जो एनवायरनमेंट डिपार्टमेंट है इसने इतने सारे लाइसेंसेस दे दिए हैं टिम्बर को फेल करने के लिए, और ये इनकी वजह से जो है वो हमारा जो इकोलॉजी है वो खराब हो जाएगी और हमारा भविष्य जो है वो इससे अंधकारमय हो जाएगा। तो जो लोअर कोर्ट थे उन्होंने केस को एंटरटेन नहीं किया। उन्होंने कहा कि आपकी कोई लोकस नहीं है, आप बच्चों की कोई लोकस नहीं है कि आप कोर्ट में खड़े होकर के कुछ इस तरीके की चीजें कहें। लेकिन इस बात का संज्ञान लेते हुए वहां के जो चीफ जस्टिस थे उन्होंने कहा नहीं, मैं ये केस सुनूंगा। और उन्होंने अपने सुप्रीम कोर्ट में ये केस सुना और अंततोगत्वा वो केस वो जीता, बच्चे वो जीते वो केस। और उन्होंने जजमेंट जो है बच्चों के फेवर में दिया और अपनी सरकार के खिलाफ ये जजमेंट दिया कोर्ट ने। तो एक इंडिपेंडेंट जुडिशरी भी चाहिए जो पर्यावरण के मामले में सख्ती करे, जो सरकारों को पर्यावरण को अगर खराब कर रही हैं सरकारें तो उसको रोकने के लिए भी तो कोई चाहिए। तो एक मुहिम है उस इसी तरीके से कई लोगों ने उसके बाद अभी हाल में ज्यादा हुआ है अमेरिका में, आई थिंक यूलियाना वाला केस है। और अभी बिल्कुल हाल में करीब समझिए 10 दिन पहले न्यूज पे था कि नॉर्वे में 4 एल्डरली लेडीज जो हैं उन्होंने नॉर्वे गवर्नमेंट के खिलाफ, अपनी ही गवर्नमेंट के खिलाफ एक केस किया है कि आप इकोलॉजी और पर्यावरण को बचाने के लिए जो नहीं कर रहे हैं उसकी वजह से हमारी जिंदगी का, हमारा जो लाइफ स्पैन है वो शॉर्टन हो जा रहा है। तो वो जो केस है वो 17 जजेस की बेंच ने में से 16 इनके फेवर में गए, इन लेडीज के फेवर में, ये जो है पिटिशनर्स, और एक वॉज अ डिसेंटिंग वॉइस, 1 जज वॉज अ डिसेंटिंग वॉइस। तो एक लीगल समझ लीजिए कि एक मूवमेंट भी जो है ये तैयार हो गया, क्योंकि लोग इसमें मर मिटने के लिए तैयार हैं, क्योंकि इतनी ज्यादा एक्सिस्टेंशियल हो गई है। अभी हम लोगों को बैठे हुए यहाँ नहीं लगता कि इतनी बड़ी विषम परिस्थिति है, क्योंकि अभी हमें इतना ज्यादा हिट नहीं किया है, कुछ हिट किया है लेकिन ज्यादा नहीं। लेकिन पूरे क्लाइमेट के पैटर्न्स बदल गए हैं। यूरोप में जहां पर खेती होती थी एक तरीके की, वहां पर वो फसल उपज नहीं रही है क्योंकि गर्म हो गया। जो चीजें वहां पहले उगती थी, जिनको कोल्ड क्लाइमेट चाहिए थी, वो अब वहां की क्लाइमेट कोल्ड नहीं रही, तो वो चीजें उगी नहीं रही हैं, वो तो फल वहां पर हो ही नहीं रहे हैं। अब उनको उसके लिए जो है वो और नॉर्दर्न लैटिट्यूड्स में जाना पड़ रहा है। और हर जगह के जो क्रॉप और एग्रीकल्चर के पैटर्न्स हैं वो बदल रहे हैं, तो लोगों को अडेप्ट करना पड़ा है, फर्क क्रॉप्स जो है लगाने पड़ रहे हैं। तो एक मतलब एक कहते हैं ना कि बहुत ही प्रॉब्लमैटिक स्थिति क्रिएट हो गई है।